नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम नमन परसाई है और आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का भूगोल के अंतर्गत भारत के भौतिक प्रदेश। आप सभी जानते हैं कि भारत का जो भौतिक स्वरूप है वो समतल नहीं है। कहीं पर विशाल मैदान है, कहीं पर पहाड़ पर्वत हैं, कहीं पर पठार हैं, कहीं पर तटीय क्षेत्र है और कहीं पर द्वीपीय भाग है। इस प्रकार से भारत के भौतिक प्रदेश को, भारत के भौतिक क्षेत्र को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है उत्तर भारत का विशाल मैदान, दक्षिण का पठार जो आपका दक्षिण में आता है, तटवर्ती मैदान जो भारत का तटवर्ती क्षेत्र है उसकी बात हो रही है, फिर है द्वीपीय भाग यानी अंडमान निकोबार जो पहले पढ़ चुके हैं, इसके बाद है लक्षद्वीप। तो इस प्रकार से 4 पार्ट को हम पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। इसमें क्या पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण कैसे हुआ है, इसमें क्या विशेषता है, इसके कितने पार्ट हैं और जो पहला पार्ट है उसे क्या कहा जाता है, उसमें कितनी श्रेणियाँ आती हैं, वो कितने पार्ट में डिवाइड है, उसकी लोकेशन कहाँ पर है और उसमें कौन कौन सी नदियाँ होकर बहती हैं। पार्ट्स टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। प्रीवियस ईयर में चाहे वो MPPSC प्री हो, मेंस हो, MPSI हो, SSC हो, बैंकिंग हो, सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे उत्तर का पर्वतीय प्रदेश या उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। इसमें क्या आता है? इसमें आता है भारत के पर्वतीय क्षेत्र और इसमें पढ़ने वाले हैं हिमालय पर्वत श्रेणी। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं हिमालय पढ़ने के पहले कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है। जो हिमालय पर्वत श्रेणी है इसका निर्माण कैसे हुआ है। देखिए, एक बात समझे, आज से करोड़ों वर्ष पूर्व पहले की बात है, बहुत साल, करोड़ों वर्ष, जो वर्तमान में पृथ्वी है, ये आपकी जो पृथ्वी बनाई मैंने, तो पृथ्वी पर जो वर्तमान में 7 महाद्वीप हैं, ये पहले 7 महाद्वीप नहीं थे, ये पहले एक साथ थे, एक ही स्थान पे। इस प्रकार से देखिए, ये देखिए, इस प्रकार से 7 महाद्वीप एक साथ थे एक यूनिट के रूप में। ठीक है, तो जो विशाल महाद्वीप है जिसमें 7 महाद्वीप समाये हुए थे, इसको बोला गया पैंजिया। क्या बोला इसको? इसको बोला पैंजिया। ठीक, और इसके चारों ओर जो विशाल महासागर है उसको बोला गया पैंथालासा। क्या बोला गया इसको? पैंथालासा। क्या बोला गया इसको? पैंथालासा। ठीक, बात क्लियर है। बीच में एक विशाल महाद्वीप है इसमें 7 महाद्वीप समाये हुए हैं और इसके चारों ओर जो विशाल महासागर है उसको बोला गया पैंथालासा, पैंजिया और पैंथालासा। बात क्लियर है। अब इसके बाद क्या हुआ? देखिए, इसके बाद क्या हुआ, ये जो पैंजिया है, इसके बाद ये हुआ, ये जो पैंजिया है ना, ये जो पैंजिया है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। ये जो पैंजिया है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, इस प्रकार से 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। जो ऊपर वाला पार्ट है इसको बोला गया अंगारा लैंड। इसका जो ऊपर वाला पार्ट है 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो ऊपर वाला पार्ट था उसको बोला गया अंगारा लैंड और जो नीचे वाला पार्ट था उसको बोला गया गोंडवाना लैंड। क्या बोला गया इसको? गोंडवाना लैंड। बात क्लियर है। फिर उसके बाद क्या हुआ, अगली स्टेज क्या हुई? इसके बाद जो नीचे वाला पार्ट है गोंडवाना लैंड। अच्छा देखिए, एक बात समझे, जब ये 2 पार्ट में डिवाइड, जो पैंजिया है 2 पार्ट में डिवाइड हुआ तो इसके मध्य में एक विशाल सागरीय क्षेत्र का निर्माण हो गया। इसके मध्य में एक सागर का निर्माण हुआ, उसको बोला गया टेथिस सागर। क्या बोला गया? टेथिस सागर। टेथिस सागर बहुत महत्वपूर्ण है हिमालय के लिए, ध्यान से समझना। तो क्या हुआ, पैंजिया 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, अंगारा और गोंडवाना में, इन दोनों के मध्य में एक सागरीय क्षेत्र का निर्माण हुआ, उसको बोला गया टेथिस सागर। क्या बोला गया? टेथिस सागर। अब क्या हुआ, समझे बात को, जब इनका निर्माण हो गया तो आपका जो नीचे वाला पार्ट है गोंडवाना, ये कई पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ये कई पार्ट्स में डिवाइड हो गया। फिर क्या हुआ, और इसके डिवाइड होने से जो आपका गोंडवाना है, इसके डिवाइड होने से कई पार्ट्स में डिवाइड हुआ, कई महाद्वीप का निर्माण हुआ, जैसे उत्तर अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत, इस प्रकार से ये आपका यूरोप, एशिया वगैरह है, इनका निर्माण हुआ। अब मुख्य बात पे आते हैं। अब बात करनी है हमें हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। अब ये सब घटना घटने के बाद 2 प्लेट्स थी। एक प्लेट थी आपकी
एक प्लेट थी यूरेशिया और एक थी इंडिका। ठीक है, ये सब घटना घटी, पेंजिया हुआ, फिर अंगारा, गोंडवाना, फिर उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, सब इनका निर्माण हुआ। फिर दो प्लेट थी जो मुख्य थी, एक थी यूरेशिया जो कि ऊपर थी, एक थी इंडिका जो कि नीचे थी। ठीक है, यूरेशिया, इंडिका, और इनके मध्य में था टेथिस सागर। इसका नाम था, जो ऊपर थी इस प्लेट का नाम था यूरेशिया। क्या नाम था इसका? यूरेशिया। वो जो नीचे प्लेट थी इसका नाम था इंडिका। क्या नाम था इसका? इंडिका, यूरेशिया, इंडिका, और इन दोनों के मध्य में था टेथिस सागर। अब क्या हुआ, यूरेशिया और इंडिका एक दूसरे की तरफ मूव होना शुरू हुई। यूरेशिया और इंडिका एक दूसरे की तरफ गतिशील हो गई। जब ये बहुत करीब, तो ये आपकी यूरेशिया है, ये इंडिका है, सॉरी ये आपकी यूरेशिया, इंडिका, जब ये एक दूसरे की तरफ मूव होना शुरू होती हैं, ठीक है, जब ये काफ़ी करीब आती हैं तो होता क्या है कि इनके जो मध्य में टेथिस सागर था तो उसमें जो जमा हुआ मलबा था, जो जमा हुआ अवसाद था, तो वो धीमे धीमे ऊपर आना शुरू हुआ। आप समझ पा रहे हैं? ये इंडिका प्लेट है, यूरेशिया प्लेट, जब ये आपस में धीमे धीमे करीब आती हैं, ऐसे करीब आती हैं, तो इसके जो बीच में टेथिस सागर में जमा हुआ मलबा धीमे धीमे ऊपर आना शुरू होता है। तो उससे करोड़ों वर्ष में एक संरचना का निर्माण होता है, एक संरचना का निर्माण होता है जिसे वर्तमान में हिमालय पर्वत श्रेणी कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? कैसे पेंजिया बना? पेंजिया जो था उससे पेंजिया दो पार्ट में डिवाइड हुआ, और उसमें नीचे वाला पार्ट था गोंडवाना, वो कई पार्ट्स में डिवाइड हुआ। उसके बाद दो प्लेट्स मुख्य थी, यूरेशिया और इंडिका। यूरेशिया इंडिका प्लेट्स के करीब आने से टेथिस सागर में जमा हुआ मलबा धीमे धीमे ऊपर आना शुरू होता है, और उससे वर्तमान में हिमालय पर्वत का निर्माण होता है। ये बात क्लियर है आपको? आगे बढ़ते हैं। आपको अब बात करेंगे हिमालय पर्वत श्रेणी के बारे में। ये विश्व की सर्वाधिक ऊंची पर्वत श्रेणी है। हिमालय की औसत ऊंचाई 5500 से लेकर 6000 मीटर है। अगला है भूगर्भिक दृष्टिकोण से, भूगर्भिक रूप से युवा है। कैसे मालूम पड़ता है? हिमालय की हाइट अभी भी बढ़ रही है, इसकी जो हाइट है अभी भी धीमे धीमे बढ़ रही है। इससे प्रूव होता है कि यह अभी नवीन है, अभी युवा है। इसके बाद है बनावट की दृष्टि से वलित पर्वत है। मैंने आपसे कहा टेथिस सागर में जो जमा हुआ मलबा था उसमें वलय पड़ना शुरू हुआ, और उसी से हिमालय का निर्माण हुआ। चूँकि वलय पड़ने से इसका निर्माण हुआ है, इसलिए ये वलित पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन्स के अंतर्गत आता है। फिर है विस्तार, पूर्व से पश्चिम इसका विस्तार है, 2400 किलोमीटर की लंबाई में है। कितना इसका विस्तार कितना है? 2400 के आसपास है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र के मध्य में है। देखिए ये हिमालय का विस्तार है, ये और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर JNK है, और यहाँ पर है, यहाँ जो नदी है उसका नाम है सिंधु, और यहाँ पर है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी के मध्य में इसका विस्तार है, और कितना विस्तार है? 2400 किलोमीटर के आसपास। इसके बाद अगला पॉइंट है कि औसत चौड़ाई, इसकी जो औसत चौड़ाई है वो है 160 से लेकर 400 किलोमीटर। एक बात समझे, मैंने आपसे कहा जो इंडिका प्लेट थी और जो यूरेशिया प्लेट आपस में टकराई, तो जिस क्षेत्र में ज़्यादा प्रेशर पड़ा वहाँ की चोटियाँ काफ़ी, वहाँ के जो पर्वत हैं, वहाँ की जो श्रेणियाँ हैं, पर्वत श्रेणियाँ, वो काफ़ी पतली हैं, और जहाँ पर प्रेशर कम पड़ा वहाँ पर जो पर्वत श्रेणियाँ हैं वो चौड़ी हैं। तो यह आपको ये वाला पार्ट जो है पूर्वी क्षेत्र, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा पड़ा, इसलिए यहाँ पर जो पर्वतों की चौड़ाई कम है, और यहाँ पर प्रेशर कम पड़ा, इसलिए यहाँ पर जो पर्वतों की चौड़ाई ज़्यादा है। यहाँ पर जो औसत चौड़ाई है वो है 120 से 160 किलोमीटर के आसपास, और यहाँ पर चूँकि प्रेशर कम पड़ा तो यहाँ पर चौड़ाई है 400 किलोमीटर के आसपास। बस समझ में आ रही है? कहने का तात्पर्य हुआ कि जब आप पूर्व से पश्चिम की ओर मूव करोगे तो चौड़ाई धीमे धीमे बढ़ती चली जाएगी। ये बात क्लियर है आपको? तो अरुणाचल प्रदेश में चौड़ाई कम होगी और यहाँ पर चौड़ाई ज़्यादा होगी। ये बात क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला, इसमें 4 पार्ट हैं। भारत के जो हिमालय पर्वत श्रेणी है इसमें 4 पार्ट में डिवाइड है। पहला है ट्रांस हिमालय या तिब्बती हिमालय। इस पार्ट का, ट्रांस हिमालय का मैक्सिमम इसका जो विस्तार है वो तिब्बत में है, इसलिए इसे तिब्बती हिमालय भी कहते हैं। हिमालय पर्वत का सबसे प्राचीन भाग है, ये क्वेश्चन भी आता है। इसके बाद है महान हिमालय या वृहद हिमालय, ये आपका ट्रांस हिमालय है, इसमें 3 पर्वत श्रेणी है। इसके बाद है ये आपका जो नीचे वाला पार्ट है ये है आपका महान या वृहद हिमालय। इसके बाद है
लघु हिमालय या मध्य हिमालय, ये पार्ट महान हिमालय के नीचे आता है और शिवालिक के ऊपर यानी मध्य में है, तो इसे लघु हिमालय या मध्य हिमालय भी कहते हैं। तीनों में सबसे छोटा है, सबसे लघु है। इसके बाद है शिवालिक। शिवालिक सबसे नीचे आता है, सबसे नीचे वाला पार्ट है। इसे सबसे नवीन भाग के अंतर्गत आता है। ये बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे कहा कि ट्रांस हिमालय, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय के बारे में। इसका विस्तार 3 देशों में है, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना में। तिब्बत में इसका विस्तार है। इसके बाद देखेंगे इसके अंतर्गत 3 पर्वत श्रेणी आती हैं। बेसिकली 4 आती हैं, लेकिन हम 3 पढ़ते हैं क्योंकि चौथी जो श्रेणी है वो कैलाश श्रेणी है, वो भारत में नहीं है, इसलिए 3 श्रेणी को पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। आपसे इनका क्रम पूछते हैं कि इनका क्रम ऊपर से नीचे क्या है, उत्तर से दक्षिण में। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर 3 पढ़ने वाले हैं। इनका क्रम इस प्रकार से है, सबसे ऊपर काराकोरम है उत्तर में, फिर मध्य में लद्दाख है, इसके नीचे आता है जास्कर। कालजा, इसका शॉर्ट फॉर्म है कालजा, कालजा। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ठीक है, चलिए सबसे पहले पढ़ेंगे काराकोरम। इसके बारे में क्या है? ये सबसे उत्तर में है, सही बात है। इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट केटू। क्या है? माउंट केटू। इसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। ये विश्व की 2nd नंबर की हाईएस्ट पीक है और सबसे लंबी है माउंट एवरेस्ट। सबसे लंबी है माउंट एवरेस्ट, जो कि आती है महान हिमालय के अंतर्गत। किस में आती है? महान हिमालय में आती है माउंट एवरेस्ट। और 2nd है आपकी गॉडविन ऑस्टिन। इसे उच्च एशिया की रीढ़ कहते हैं। क्या बोलते हैं? उच्च एशिया की रीढ़ भी कहते हैं। सबसे लंबी है, सबसे ऊंची श्रृंखला है। ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची और सबसे लंबी श्रृंखला है ट्रांस हिमालय की। इसके बाद है काराकोरम दर्रा। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। इसकी लोकेशन देखिए आप, ये देखिए काराकोरम दर्रा है, सबसे ऊंचा है और भारत को चीन से जोड़ता है। अच्छा फैक्ट है। इसके बाद है लद्दाख, उसके बाद नीचे आता है। इसकी हाईएस्ट पीक है राकापोशी। ये विश्व की सबसे नुकीली चोटी है, सबसे नुकीली। कौन सी? राकापोशी, लद्दाख में आती है, जो कि ट्रांस हिमालय का पार्ट है। अब देखिए नदियाँ, इनके मध्य में से होकर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर के मध्य में से होकर कौन सी नदियाँ बहती हैं, या मैं ऐसा कहूँ कि ट्रांस हिमालय से होकर कौन सी नदियाँ बहती हैं। तो देखिए मेरा आपसे प्रश्न है कि काराकोरम और लद्दाख के मध्य में से होकर कौन सी नदी बहती है, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा श्योक नदी। फिर लद्दाख और जास्कर के मध्य में से होकर कौन सी नदी बहती है, तो आंसर होगा सिंधु नदी। फिर अगला प्रश्न है कि लद्दाख किन 2 नदियों के मध्य में है, तो आंसर होगा लद्दाख, उसका आंसर होगा श्योक और सिंधु। भाई लद्दाख किन 2 नदियों के मध्य में है, तो आंसर होगा श्योक और सिंधु नदी। फिर अगला प्रश्न है कि ट्रांस हिमालय से होकर कौन सी नदियां बहती हैं, तो आंसर होगा सिंधु और श्योक नदी। इस प्रकार से हमने हिमालय में जो 4 पार्ट है, तो पहला पार्ट जो है ट्रांस हिमालय, उसको हमने पढ़ लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से हमारे वीडियो आते रहेंगे। अगला वीडियो बहुत जल्दी आएगा। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।